पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले इस वक्त खबर आ रही है फ्लाइट में बदसलूकी की, और ये मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। अब गो फर्स्ट एयरलाइंस में एयर होस्टेस से बदसलूकी का मामला सामने आया है। 5 जनवरी को दिल्ली से गोवा की फ्लाइट में एक विदेशी यात्री ने एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी की। इन्होंने अश्लील टिप्पणियां भी की। एयरलाइंस ने विदेशी यात्री को गोवा में CISF के हवाले कर दिया और DGCA को इस घटना की जानकारी दी। सुनील सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी के साथ। सुनील, लगातार एक के बाद एक कुछ न कुछ इस तरह की घटना आ रही है, लेकिन कम से कम इस बार सीधा सौंप दिया गया CISF को। और क्या जानकारी है इसमें? और बिल्कुल कादम्बिनी, हवा में यानी कि हवाई जहाज में इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं और रिपोर्ट भी हो रही हैं, और ये एक चिंता के विषय है। अभी किस तरह से DGCA ने कहा है कि कई चीजें, जैसे कि एयर इंडिया वाला मामला जिस तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया था, उसको लेकर चिंता जताई थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि दिल्ली से गोवा की जो उड़ान थी गो फर्स्ट की, उसमें विदेशी यात्री ने एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी की, बगल में अपने सीट पे बैठने के लिए कहा, और कुछ जो अभद्र है वो टिप्पणी भी उसने की। क्रू मेंबर ने तुरंत उसे वहीं पर एक तरह से डांटा, और बाद में जो नया एयरपोर्ट बना है गोवा में, वहां पर ले जाके उन्हें अपलोड कर दिया गया, और अपलोड करने के बाद उनको CISF के हवाले भी कर दिया गया, और साथ में DGCA को भी सूचित कर दिया गया। अभी तक फिलहाल यही जानकारी मिली है। 5 जनवरी की एक घटना है। आगे उसमें क्या कार्रवाई हुई है इसका अभी तक अपडेट हमें नहीं मिल पाया है, जिसकी मैं फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इतनी बात जरूर है कि दिन पे दिन घटनाएं जिस तरह के हवाई जहाज में इस तरह की अभद्र टिप्पणी की, या फिर झगड़ों की, या फिर जो हमने देखा एयर इंडिया के में जिस तरह से हुआ, शंकर मिश्रा पे जो आरोप है कि उन्होंने एक जो महिला बुजुर्ग यात्री थी उस पर पेशाब कर दिया, तो इसमें घटनाएं बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर DGCA ने भी लोगों को सर्कुलर जारी किया है कि सूचनाएं, सभी चीजों की सूचनाएं दी जाए, और जो नियम कानून है उसका पालन किया जाए, और कड़ाई से पालन किया जाए। और आज ही एयर इंडिया ने भी जो है कि अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया के मामले में जो लोग उस दौरान थे क्रू मेंबर, उनको ऑफ रोस्टर से हटा दिया गया है, और साथ ही उनको शोकॉज नोटिस भी दी गई है। और कितना शराब परोसा जाए, नहीं परोसा जाए, उसकी एक नीति भी तय करने की बात की गई, खास करके विदेश जो यात्राएं होती है उसमें जो प्रावधान है। तो ये सब लेके अब एक तरह से कड़ाई भी बढ़ती जा रही है, थोड़ी एयरलाइन सख्त भी होती जा रही है, लेकिन घटनाएं भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सामने आ रही है, जो एक चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिर एक और घटना हुई है। अब इस मामले को क्या आगे किस तरह से ले जाया जाता है वो देखना होगा। CISF के हवाले इस यात्री को कर दिया गया है जिसने एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की थी। और एयर इंडिया की फ्लाइट की हम बात कर रहे थे, जहां पर महिला से बदसलूकी की गई थी, वहां पर शंकर मिश्रा, जिस पर इसका आरोप है, उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को आज बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। शंकर मिश्रा पर एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में नशे में धुत होकर महिला पर यूरिनेट करने का आरोप है। कल उसे उसकी कंपनी वेल्स फार्गो ने निकाल दिया था। एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में महिला से अभद्रता मामले पर 4 कैबिन क्रू और एक पायलट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से रोस्टर से हटा भी दिया गया है। और शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी से बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। सर, जो आरोपी है उसे कहां से पकड़ा गया और कितना मुश्किल था पकड़ना? आरोपी को बेंगलोर से पकड़ा गया है। 2 दिन से ये अपने अरेस्ट इवेड कर रहे थे। इनका NBW भी इसलिए इशू कराया गया और कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो बेंगलोर में संजय नगर इलाके से कल रात को अरेस्ट किए गए हैं और आज दिल्ली लेके आया गया। सर, आरोपी साहब ने पूछताछ की है, पूछताछ में वो क्या कुछ बता रहा है? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इस मामले में। अच्छा सर, जो FIR है वो किस सेक्शन में की गई है? FIR 294, 354 और 509, 510 IPC और 23 एयरक्राफ्ट रूल में की गई है। सर, इस मामले में क्या एयर इंडिया के स्टाफ से भी पूछताछ आपने की है? कितने लोगों से पूछताछ हुई है? 4 लोगों से हो चुकी है। 5 लोग और हमने बुलाए हुए हैं, वो आज ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा कुछ फेलो पैसेंजर्स हैं जिनको भी बुलाया गया है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कंप्लेन में क्या कुछ कहा गया था? क्या कंप्लेन विक्टिम ने की थी या एयर इंडिया ने की थी?
विक्टिम ने एयर इंडिया को कंप्लेंट की थी और जब ये मामला एयर इंडिया ने हमें दिया तो हमने इनसे डिटेल्स मांगी। तो इन्होंने जब बाकी डिटेल्स दी तो फिर हमने दोबारा से इनको कांटेक्ट किया था विक्टिम को। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी कंप्लेंट दी हुई है उनको एयर इंडिया को। तो अपनी इल हेल्थ की वजह से वो हम लोगों से अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं दे पाई, तो हमने एयर इंडिया से लेके उसी पे कार्रवाई की। सर आरोपी क्या लगातार भाग रहा था, वो मुंबई से मैसूर गया फिर बेंगलुरु गया, क्या लगातार पुलिस से बच रहा था वो? देखिए, जब हमने शुरू की इन्वेस्टिगेशन तो वो बेंगलुरु में ही थे और वहीं बेंगलुरु के आसपास ही जो है थोड़ा अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। तो बेस्ड ऑन लोकल इनपुट एंड हेल्प बेंगलुरु पुलिस की, उससे हम लोग अरेस्ट कर पाए उसको। तो बिल्कुल ये हैं रवि कुमार सिंह जो डीसीपी एयरपोर्ट हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी बेंगलोर में ही था, लेकिन बेंगलोर के आसपास के इलाकों में कार से वो मैसूर गया था, वापस फिर बेंगलोर आया और पुलिस ने उसको कल शाम को बेंगलोर से पकड़ा है और बेंगलोर में जो संजय नगर है वहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में मकानों, सड़कों और खेतों में दरारें पड़ने से दहशत फैली हुई है। जोशीमठ में 600 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है। कई सारे परिवार जोशीमठ से पलायन कर चुके हैं। उन्हें डर है कि उनका घर कभी भी ढह सकता है। सबसे ज्यादा असर जोशीमठ के रविग्राम, गांधीनगर और सुनील वार्ड में है। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शहर का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। सीएम धामी के आदेश के बाद डेंजर जोन को खाली कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पुनर्वास केंद्र बनाने का भी आदेश दिया है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ से हटाए जा रहे परिवारों के लिए मदद राशि का भी ऐलान किया है। प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक प्रति महीने 4-4 हजार रुपए मदद राशि दी जाएगी। जोशीमठ में दरारें पड़ने के चलते शहर की सभी बड़ी विकास परियोजनाओं को रोक दिया गया है। इनमें एनटीपीसी प्लांट, बद्रीनाथ मास्टर प्लान, चारधाम रोड प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा जोशीमठ से औली का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। कई जानकारों का कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो नतीजे भयावह होंगे। यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतजाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी। जब हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे ने जोशीमठ दौरे पर आए मुख्यमंत्री धामी से यहां के हालात पर सवाल पूछने की कोशिश की तो वो सवालों से बचते रहे और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। Chief Minister Pushkar Dhami, who is consoling a man who has lost his house. काम है कि अभी इस आपदा से सबको सुरक्षित जगह पर सबको जान पहले सुरक्षित करनी। सर आप यहाँ पे आए इस दुख के समय पे, सरकार क्या करेगी सर, थोड़ा बता दीजिए प्लीज सर। धामी सर। So that was Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, who has come here to take a stock of the situation. So the Chief Minister is not answering any question posed by the media, but he has come here with a team of experts and scientists to take a stock of the situation on the ground. तो लोगों के लिए हालात काफी डरावना बना हुआ है। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। आपका घर है ये, आपने मुझे बताया कि ये दरार पिछले 3 से 4 दिनों में आई हैं। जी मैम, मेरा नाम धनेश्वरी राणा है। मैं एक महिला सिलाई शिक्षा केंद्र चलाती हूँ और मैं भूमि हूँ, मेरे पास कोई भूमि नहीं है। ये मुझे किसी ने दान दे करके मैंने इस घर को बनाया है अपने लिए। और आज ये देखिए 15 दिन से ये मेरा पूरा ये गेट मेरा नहीं खुल रहा है और ये पूरा मेरा मकान जाने वाला है। मैं कहाँ जाऊँ आप बताइए। मेरे पास कोई रोज, अभी इस उम्र में मैं कहीं रोजी रोटी भी मिलने वाली नहीं है मुझे। अब कौन मुझे अपने घर में रखेगा आप बताइए।
सरकार कह रही है कि अभी मुख्यमंत्री आए हैं, हाँ। सरकार कह रही है कि हम लोग उनको पुनर्वास कराएंगे, तो आपको लगता है हो पाएगा ये? मैम इतना बड़ा जोशी मठ है, आप कहाँ सरकार इतने शहर को लेके जाएगी? जोशी मठ जो है एक टापू में बसा हुआ है, ऊपर आप जाएंगे तो आर्मी बसी हुई है, आगे आगे जाओगे तो वहाँ आर्मी बसी हुई है, बद्रीनाथ के रोड जो है वहाँ गरीब बसा हुआ है। अब आप सरकार इतने लोगों को कहाँ पुनर्वास देगी आप बताओ? और ये सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पे पूरी आर्मी है, यहाँ हमारा चाइना बॉर्डर है, तो कहाँ सरकार इसको लेके जाएगी? आर्मी को कहाँ सरकार पुनर्वास या उसको वो करेगी? तो लगातार हम बात कर रहे हैं जोशीमठ की, जहां पर जो दरारें नजर आ रही हैं लोगों के घरों में बहुत ज्यादा पिछले 3-4 दिनों से, और वहां पर अब लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और किस तरह से इस पूरे मसले को सुलझाया जाएगा। तनुश्री पांडे हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। तनुश्री, अभी ताजा हालात क्या है? ताजा हालात मैं आपको बता दूं कि हर 1 घंटे के साथ वो जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कल हमने दिखाया था कि कितनी बड़ी दरारें सड़कों पे हैं, हर घर टूट रहा है, जमीनें उधड़ रही हैं, एक होटल दूसरे होटल पे लटका हुआ है। और आज जब हम लोग गए वापस, जब आज पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री है वो भी आए हुए थे, आज जब हमने देखा तो वो दरारें जो थी वो बढ़ी हुई थी। तो आप मान सकती हैं कि जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पर रेसिडेंट जो निवासी है, यहाँ के क्षेत्रीय निवासी है, उनका कहना है कि अब जो एनटीपीसी का प्लांट है उसमें जो ब्लास्ट है उनको रुकवा दिया गया है, तो हो सकता है कि सिचुएशन अब इससे ज्यादा खराब ना हो। पर सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ये चाइना इंडिया बॉर्डर के बहुत पास है, ये दो बहुत ही धार्मिक क्षेत्रों को, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब को जोड़ता है। और सबसे जरूरी बात है कि ये एक जोन 5 सेस्मिक जोन है, जिसका मतलब यहाँ पे भूकंप का आने का खतरा हमेशा मंडराता है। ऐसी स्थिति में सब कुछ जानते हुए भी सरकार ने क्यों एक एनटीपीसी का प्लांट, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े इक्विपमेंट जो है वो यहाँ लाके ब्लास्ट करवाया? और जो रेसिडेंट्स हैं वो पिछले साल से ही सरकार को लगातार बता रहे थे कि जब जब ब्लास्ट होता है टनल के अंदर हमारी जमीन हिलती है, क्योंकि लाजमी सी बात है, क्योंकि ये एक सेस्मिक जोन है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ आप कुछ भी छेड़खानी करेंगे तो वो जमीन हिलेगी ही। तो इसीलिए जो रेसिडेंट्स थे, जो निवासी थे, वो लगातार पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री है उनको चिट्ठियां लिख के ये बता रहे थे, पर सरकार से उनको कोई जवाब नहीं मिला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनसे भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब स्थिति ये है कि लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है। कल हमारे आंखों के सामने एक जो मंदिर था, पूरा का पूरा मंदिर ढह गया, उसके नीचे के जो घर थे पूरे तरीके से वो घर टूट गए। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक आदमी, एक परिवार जो यहीं पे पैदा हुआ है, जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी अपने घर को बनाने में, उसका घर अब टूट गया है और कभी भी वो ठीक नहीं हो सकता इस टाइप के एरिया में। उनको सरकार किस तरीके से कॉम्पनसेट करेगी? हाँ, आप कुछ दिनों के लिए पुनर्वास कर सकते हैं, पर एक 4 कमरे के घर से आप एक कमरे के घर में एक 5 मेंबर की फैमिली को शिफ्ट करेंगे, किस तरीके से आपको लगता है कि आप ये पुनर्वास कहलाएगा? तो सरकार को पहले इस पे ध्यान देना चाहिए था, पर सरकार ने नहीं दिया। और उसी के कारण हम आज देख रहे हैं कि जोशीमठ जो हमारे यहाँ का एक धार्मिक, एक सेक्रेड टाउन माना जाता है हमारे देश का, वो आज टूटने की कगार पे आ चुका है। जी, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है तनुश्री, क्या वहां से सभी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है? बिल्कुल, जहां सबसे ज्यादा जो 39 जो फैमिलीज है, परिवार है, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है, जिनके घर पूरी तरीके से टूट चुके हैं, उन फैमिलीज को निकाल के नगर पालिका में जो होटल्स हैं, जो वहां पे गुरुद्वारा है, जो मंदिर है, वहां पे शिफ्ट करा गया है अभी के लिए। अभी आज मुख्यमंत्री धामी आए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग कॉम्पेंसेशन भी देंगे परिवारों को और इसके साथ साथ हम लोग बेटर लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे। पर सभी रेसिडेंट्स रो रो के धामी जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि सर, आपको जब पहले हम लोग इतनी हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि एनटीपीसी का प्लांट यहाँ मत लाइए, यहाँ की जमीन के साथ छेड़खानी मत करिए, तब आपको ये करना चाहिए था, क्योंकि अब अगर आप हमें शिफ्ट भी कर देंगे, हमने जो अपनी पूरी जमा पूंजी से घर बनाया है, जो घर टूट गया, उसका आप हमको कैसे कॉम्पनसेशन देंगे? और क्या गारंटी है कि हम लोग वापस जोशीमठ में अगर आए, कभी आ सकते हैं और इस तरीके की आपदा वापस नहीं आए? और सबसे एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भगवान का शुक्र है कि इस वक्त पे ठंड का सीजन है और इस वक्त पे
रेनी सीजन नहीं है, बारिश का मौसम नहीं है। अगर बारिश का मौसम होता तो इस वक्त जो क्रैक्स है उसमें पानी घुस जाता, क्योंकि क्रैक्स इतने बड़े हैं, पानी घुस जाता, वो जो लेयर है अंडर, जो सरफेस है वो और उसको डिस्टर्ब कर देता। और अभी इस वक्त पे रेसिडेंट्स कह रहे हैं कि अगर एक छोटा सा भी अर्थक्वेक यहाँ पे आ गया, चाहे भले ही 1 या 2 रिक्टर स्केल का भी आया, पूरा का पूरा जोशीमठ हो सकता है ढह जाए, क्योंकि यहाँ वैसे ही खतरा रहता है, ये वैसे ही सेंसिटिव जोन है। हर एक घर में इतनी बड़ी दरारें आ चुकी है, जमीनें उधड़ रही हैं। ऐसे में क्या करेंगे लोग अभी खुद सड़क पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। बिल्कुल बेहद दुखद और डरावनी स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है। आप नजर रखें, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं हम बिहार की, जहां पर आज से जातिगत जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है और ये 21 जनवरी तक चलेगा। इसका दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी और नीतीश सरकार ने पहले भी जातिगत जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में सभी दलों के समर्थन से पास कराया था। जनगणना के पहले चरण में घरों की गिनती हो रही है और घर के मुखिया समेत परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। इसमें लोगों से उनके धर्म, जाति और उपजाति की जानकारी ली जाएगी। उनकी आर्थिक सामाजिक जानकारी भी ली जाएगी। बिहार सरकार ने इसका सारा काम मई 2023 तक पूरा करने का टारगेट रखा है। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। बिहार में जातिगत जनगणना का कार्य आज से शुरू हुआ है। हमारे साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सर, ये जो जातिगत जनगणना हो रही है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है? ये तो आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों की तो शुरू से मांग रही है कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ताकि सब लोगों के बारे में जानकारी रहे कि किस जाति के लोग हैं और किनकी क्या स्थिति है, तो उसको लेकर के उनके सुधार के लिए काम हो सकता है। तो इसके लिए तो फिर बिहार में, और ये डिमांड तो हम लोगों का शुरू से चल रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि 11 में एक बार जो उनका जो होता था, उसके बाद एक उन्होंने किया, लेकिन उनका ठीक नहीं हुआ केंद्र का, तो वो फिर रिलीज भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि इसको ठीक ढंग से, जैसे आप पहला करते हैं काम, उसी के साथ ही कर लीजिए पूरे का। तो ये लोग एग्री नहीं किया। और हम लोग तो बिहार में सारी पार्टियां, जो भी विधानसभा विधान परिषद में जितनी पार्टियां यहां, उस सभी पार्टियों के लोग एक साथ बैठे और बैठ करके ये निर्णय लिया। और हम लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की और वहां पर हम लोग गए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए उन्होंने समय दिया और वहां जाकर के सब लोगों ने अपनी बात रखी और हम लोगों ने ये पूरी बात रखी। लेकिन उन्होंने कह दिया बाद में केंद्र सरकार ने कि भाई हम जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे, अगर राज्य को करना है तो अपना कर ले। तो इसलिए राज्य तो जनगणना नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग जाति आधारित गणना कर रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि इसको लेकर के और हम लोगों ने फिर सारे पार्टी के लोग हम लोग बैठे और किस तरह से कर सकते हैं, पूरी बात करने के बाद, और इसके लिए सारे अधिकारियों को पूरा निर्देश दिया गया और उन लोगों ने पूरी तैयारी की है और उनको बाजाप्ता इसके लिए उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली है और काफी अच्छी संख्या में लोगों को इससे जोड़ा गया है और सब लोग जाएंगे। और बता दिया गया है कि भाई देखिए, कभी कभी आप जाइएगा तो पूरे तौर पर पूछिएगा। कई जगहों पर लोग बोल देता है अपना जाति का नहीं उपजाति का बोल देता है, तो खाली उससे नहीं काम चलेगा, क्योंकि वो बोल दीजिएगा तो वो ठीक नहीं है। तो फिर बगल वाले से पूछिए, हो जाए तो फिर उनसे कंफर्म करवाइए। तो एक एक तरह की, इसी तरह से अनेक बातें हम लोगों ने कही और ये भी कहा कि भाई देख लीजिए कि सही मायने में सबकी गिनती होनी चाहिए। तो इसके लिए जो गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, कोई घर छोड़ करके बाहर रह रहा है, तो उन सब चीजों की पूरी जानकारी और उसका पूरा आकलन कर लीजिए और उसके आधार पर जाकर के लोगों का कर लीजिए। तो एक तो ये हम लोग करवा रहे हैं और उसके साथ साथ हर परिवार की आर्थिक स्थिति, चाहे वो किसी जाति का हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी के, किसी और भी अन्य जातियों के धर्मों के लोग हों,
तो इसलिए ये कहा गया है कि एक एक जगह पर जाकर के सबकी आर्थिक स्थिति भी देखिए, क्योंकि हम लोग जो करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति का, तो जब किसी की आर्थिक स्थिति परिवार की खराब है तो इसका पूरा का पूरा भी आकलन न हो जाएगा, और तब उनके लिए भी क्या किया जा सकता है और इलाके के विकास के लिए क्या किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों का तो मकसद बहुत साफ है, और हम तो एक बात कह चुके, हमसे कल ही पूछ रहे थे तो हमने कह दिया कि भाई यहां तो हम लोग करवा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से शुरू कर रहा है, अब एक एक जगह का देख लेगा कि कौन कहां पर है, कैसे है, सब करके और उसका गिनती शुरू कर देगा। तो ये करके पूरा जो रिपोर्ट आ जाएगा तो पूरी रिपोर्ट तो मालूम हो जाएगा राज्य को, तो हम लोग तो इसको बिल्कुल ही प्रकाशित करवाएंगे और दूसरी बात प्रचारित भी करवा देंगे, और दूसरी बात है केंद्र सरकार को भी हम लोग भेज देंगे। हमने भी कहा कि भाई देखिए हम लोगों ने इस तरह से किया है और इतना ज्यादा जानकारी मिली है, और उसके आधार पर जो परिस्थिति सामने आएगी गरीबी से लेकर के एक एक चीज की, तो इसके बारे में भी कर देंगे कि भाई आखिरकार पूरे देश का ना विकास करना है केंद्र सरकार का, तो जो राज्य में अगर कोई गरीबी है तो उसके गरीबीपन को दूर करिएगा ना। अपना राज्य सरकार जो कर रही है, तो इसलिए एक एक चीज के बारे में हम देंगे वहां जानकारी। सर, केंद्र सरकार जो नॉर्मल सेंसस होता था वो अभी नहीं हो रहा। हाँ, अभी पता नहीं काहे कर नहीं रहे हूं, तो सब भी 10 साल में एक बार होने का परंपरा शुरू से है, तो अभी पता नहीं क्यों इतना देर कर रहे हैं, अब काहे देर हो रहा है। तो एक बार जब इसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद का क्या स्टेप होगा? अब हम लोग तो रिपोर्ट जो कर रहे हैं, अगर जितना ठीक ढंग से होगा और एक एक आदमी की आर्थिक स्थिति का भी आकलन होगा, ये सब चीज हम लोग भेज देंगे। अगर उन लोगों को लगेगा कि पूरे देश के लिए अच्छा है तो करें, नहीं तो अपने देश का तो हम लोग अपने राज्य के बारे में तो दे देंगे कि भाई जरा देख लीजिए हमारी जो ये स्थिति है, इसके आधार पर जो आप कर सकते हैं करिए, यही हम लोग करेंगे। और जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। चाहे इनकी सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार वाली जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे जो हुआ था सेंसस, उसको इन लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। जब हम लोग गए तो भी आपने देखा होगा कि भाजपा कैसे मटिया रही थी। वहीं आज से शुरू हुई जातिगत जनगणना का बीजेपी ने विरोध किया है। बिहार में बीजेपी के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने ट्वीट कर इसे समाज को बांटने वाला बताया है। उन्होंने लिखा है कि जाति के बजाय केवल आर्थिक जनगणना करवाकर समाज को तोड़ने से बचाया जा सकता है। समरस समाज की परिकल्पना कभी भी जाति में बांटकर पूरी नहीं की जा सकती। क्षेत्रीय पार्टियां केवल अपनी रोटी सेकना चाहती हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। मुंबई में आज माहिम चर्च के कब्रिस्तान में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। एक शख्स ने कब्रिस्तान में घुसकर 18 क्रॉस तोड़ दिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट। मुंबई के माहिम चर्च में आज एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। चर्च के अहाते में जो ईसाई सेमेट्री है उसमें किसी ने कुछ क्रॉस जो है अचानक से आके तोड़ दिए, और एक दो क्रॉस नहीं तोड़ा है बल्कि कई क्रॉस उन्होंने तोड़े। देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने क्रॉस अचानक से आके तोड़ दिया है। कौन है तोड़ने वाला, क्या है उसका मकसद, क्यों उसने ये काम किया, अभी ये जांच का विषय है। बहरहाल मामले में चर्च की तरफ से पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है, पुलिस भी आकर गई है और अब आगे जांच चल रही है। इस संबंध में हम बात करते हैं चर्च से जुड़े हैं और जो खुद जिनके क्रॉस को तोड़ा गया है ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम आपका? जोसेफ डायस, कैथलिक सेक्युलर फोरम संस्था के मैं फाउंडर जी। ये क्या हुआ आज? ये आज जैसा सब जन बता रहे, फादर भी बता रहे और पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज किया हुआ है कि 18-20 क्रॉसेस को तोड़ा गया है और बड़ा बेरहमी से तोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि कुछ खुन्नस है या कुछ गुस्सा है और इसके पीछे कुछ साजिश है, क्योंकि यहाँ पे बीएमसी इलेक्शंस भी आने वाले हैं बम्बई में,
तो पॉलिटिकल भी राज हो सकता है, कोई कम्युनल भी राज हो सकता है। और किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसको यहाँ पर दफन किया गया है एक तरह से, तो ऐसे लोगों से क्या दुश्मनी हो सकती है आके इतने क्रॉस तोड़ दे? आपका नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम एग्नेलो फर्नांडिस है, मैं महाराष्ट्र क्रिश्चियन यूथ फोरम का अध्यक्ष हूँ और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का मुंबई महासचिव। मुझे नहीं लगता कि कोई इस पे साजिश होना चाहिए। ये एक पागलपन का काम है और पागलपन के हद में उसने ये सब काम किया और पुलिस को ऑलरेडी उसका फोटो मिला है और जल्द से जल्द वो उससे ढूंढ के निकालेंगे और उसको पकड़ेंगे। आपका किसी ने जिसने भी किया है, क्या उसका मकसद हो सकता है? और आप लोग शांतिपूर्ण एक समुदाय है जो शांति प्रिय है, तो इस तरह की घटना की गई है तो क्या कहेंगे? देखो, अभी इसमें ऐसा देखा जाएगा, आप साफ बरता रहे थे हमारे अल्पसंख्यक वाले कि मतलब पागलपन का साजिश है। मुझे नहीं लगता ये पागलपन का है, ये किसी का साजिश रचाया हुआ गया और इतना खुल के रचाया गया क्योंकि आदमी पागल रहेगा तो एक दो जगह पे पत्थर मार के जा भागेगा। अब जो आप देख रहे हैं वहां से स्टार्ट करके 18 तोड़ना, मतलब उसके अंदर कितना कैपेसिटी होना चाहिए। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के भीतर वो जो भी आरोपी है उसे पकड़ लेंगे। और जो ईसाई समुदाय है वो भी फिलहाल यहाँ पर शांत है और शांतिपूर्ण तरीके से वो पुलिस की कार्रवाई का फिलहाल इंतजार कर रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जिसने भी की है उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना बहुत जरूरी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केंद्र सरकार देश के बेहद नियंत्रित शिक्षा क्षेत्र की कायापलट कर रहा है ताकि भारतीय छात्रों को सस्ते में विदेशी डिग्रियां मिलें और भारत को दुनिया के आकर्षक शिक्षा ठिकाने के तौर पर विकसित किया जा सके। जहां एक तरफ इस कदम का स्वागत हो रहा है, वहीं शिक्षा की गुणवत्ता वगैरह पर जायज सवाल भी उठाए जा रहे हैं। शौमिली और ऐश्वर्या इस साल कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेंगी। बहुत से भारतीय छात्रों की तरह उनका सपना भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाई करने का है। ये दोनों इंजीनियरिंग की छात्राएं हैं और चाहती थी कि एमटेक की डिग्री किसी आईवी लीग के कॉलेज से हासिल करें, लेकिन अब भारत में ही विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भी तैयार हैं। भारत में कर्ज का मुद्दा बहुत बड़ा है, खासकर छात्रों के कर्ज का। अगर मैं विदेश जाती हूं तो मुझे वित्तीय लोन, छात्र ऋण वगैरह लेने पड़ेंगे जो हमारे माँ बाप के बस से बाहर होगा। ये एक बड़ी समस्या है। अगर हमें वजीफा भी मिलता है तो खाने और रहने के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ये हमारे लिए एक शानदार मौका होगा क्योंकि कई कारणों से हम विदेश नहीं जा सकते हैं। हो सकता है माँ बाप इसकी इजाजत ना दें या माली हालात ऐसे ना हो। अगर विदेशी विश्वविद्यालय भारत आकर अपने कैंपस बनाएंगे तो बेहतर शिक्षा के मौके मिलेंगे। भारत ने येल, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड को यहां आकर डिग्रियां देने की इजाजत दे दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा नियामक ने गुरुवार को जनता की राय जानने के लिए उस कानून का खाका जारी किया जो देश में पहली बार विदेशी शिक्षा संस्थानों को पढ़ाने की इजाजत देता है। हालांकि शिक्षा के उदारीकरण का लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन इसके बारे में बहुत से लोगों ने अपनी चिंताएं भी प्रकट की हैं। हमारा सवाल ये है कि किस स्तर के शिक्षक आएंगे, क्या वो अव्वल दर्जे के होंगे, दूसरे दर्जे के या तीसरे दर्जे के? तो हमें पहले मानकों को समझना होगा। ये क्या है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज? वो एक शिक्षा समूह है, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल। हमारा सवाल ये है कि किस स्तर के शिक्षक आएंगे, क्या वो अव्वल दर्ज के होंगे, दूसरे दर्ज के या तीसरे दर्ज के? तो हमें पहले मानकों को समझना होगा। ब्रिटिश काउंसिल यूके में इस क्षेत्र के लोगों से शर्तों पर सलाह और दूसरी जानकारियां लेगी। जिन छात्रों से हम बात किए हैं वो सरकार के फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस बनाने के सुझाव से बिल्कुल सहमत है। उनके मन में कुछ आशंका है, लेकिन वो कहते हैं जो अवसर एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद उनको मिलने वाले हैं वो इन आशंकाओं से कई गुना ज्यादा है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक नजर डालते हैं खेलों की दुनिया से आई खबर पर। क्रिकेट की बात कर रहे हैं। बीसीसीआई ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा फिर नए चीफ सिलेक्टर चुने गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद बीसीसीआई ने पूरी सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया था। टीम इंडिया की नई सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन चेतन शर्मा के अलावा
शिव सुंदर दास, सुब्रतो बैनर्जी, सलिल अंकोला और श्रीधरन शरत को जगह दी गई है। चेतन शर्मा एक बार फिर से वापस लौटे हैं और जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी टीम की, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। जिस वर्ल्ड कप में बड़ी हार थी ये, और अब एक बार फिर से चेतन शर्मा वापस आए हैं। विमल मोहन हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल, इस नई टीम को किस तरह से आप देख रहे हैं, जिसे एक बार फिर से BCCI ने जगह दी है चेतन शर्मा को, नई पूरी सिलेक्शन कमेटी है? चेतन शर्मा को अकेले से चीफ सेलेक्टर है जिनको रिपीट किया गया, और मेरे ख्याल से इससे पहले कभी नहीं किया गया था। बाकी जो खिलाड़ी हैं, और ऐसा नहीं कि चेतन शर्मा का जो एरा था वो काफी कंट्रोवर्सी उसमें हुई थी वर्ल्ड कप के डिसीजन को लेके। वर्ल्ड कप में लॉस हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ गेम है उसके कैप्टन एक ही हो सकते हैं, जबकि 2 चुने गए। तो कई सारे प्लेयर की इंजरी को, प्लेयर मैनेजमेंट को लेकर कई सारे सवाल हैं। इस साल भी वर्ल्ड कप होना है, उसको लेकर अब इनके सामने चैलेंजेस होंगे। बाकी जो खिलाड़ी हैं जैसे शिव सुंदर दास स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, ईस्ट से चुने गए हैं, सुब्रतो बैनर्जी और सलिल अंकोला बॉलर के तौर पे जाने गए हैं और इंडिया के लिए खेला, उन्होंने सेंट्रल जोन और वेस्ट से चुने गए हैं। श्रीधर शरत जो है वो एक तरह से तमिलनाडु को रणजी प्लेयर के हीरो रहते हैं। अकेले तमिलनाडु के प्लेयर हैं जो 100 से ज्यादा मैच खेले हैं, 50 से ज्यादा उनका फर्स्ट क्लास में एवरेज है। तो एक सिलेक्शन कमेटी एक तरह से बनाने की कोशिश की गई है, मगर इनके सामने कई चैलेंजेस होंगे। और जो कंट्रोवर्सी पहले हुई है, होपफुली ये लोग एक नया पैरामीटर सेट करेंगे। वर्ल्ड कप भी है, तो बहुत सारे इनके सामने चुनौतियां हैं। कैसा ये पेश आते हैं आगे, इसको लेकर सबकी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका विमल इस पूरी जानकारी के लिए। और कंजावाला केस में एक बड़ी खबर सामने आई है, और वो खबर ये है कि रोहिणी कोर्ट ने एक आरोपी अंकुश को जमानत दे दी है। 20,000 रुपयों के मुचलके पर इसे जमानत दी गई है। आपको बता दें कि अभी ये खबर आ रही है कंजावाला केस मामले में, जिसमें एक लड़की की, स्कूटी सवार लड़की की मौत हुई थी और गाड़ी में वो अटक गई थी। तब भी ये जो लोग थे गाड़ी के अंदर जो बैठे थे, वो गाड़ी लगातार भगाते रहे और ये भयावह केस जो है ये सामने आया। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया भी गया है, और अब रोहिणी कोर्ट में आरोपी अंकुश को जमानत मिल गई है। एक ब्रेक लेते हैं। कहाँ घूम रहे थे बताओ तो, कहाँ